नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति का। जी, आज अजीत पवार ने जो इस तरह से गेम खेला है, एनसीपी को तोड़ के जो है जिस तरह से उन्होंने सत्ता में आके वापसी की है, इसको हम वापसी कहेंगे क्योंकि 2019 में उन्होंने भाजपा के साथ सत्ता बना के 2 दिन में वापस चले गए थे, अपनी बैक टू पेविलियन हो गए थे। क्या मजबूरी थी वो चले गए, लेकिन अभी वापस आए हैं। ये बहुत बड़ा जो है महाराष्ट्र की सत्ता में जो है महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा भूकंप जैसा दिख रहा है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन बाद जो है कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, स्थानीय संस्था का चुनाव है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है भाजपा के वरिष्ठ नेता सुभाष काले जी, और जानेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति का जो उथल पुथल हो रहा है, इसका जो है रहस्य और इसके अंदर की जो बातें हैं क्या है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, ये राजकीय भूकंप जो है महाराष्ट्र में आई हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? पहले तो मैं श्याम भाई आपका अभिनंदन करना चाहता हूं क्या बात कि है? कल आपने एक वीडियो पोस्ट किया है बिल्कुल अपने मुद्दा भारत का जिसमें आपने कहा है कि क्या शरद पवार की पार्टी का टूटना तय है, क्या बीजेपी का सिग्नल आना बाकी है। और आज 24 घंटे भी नहीं हुए अभी तक, और उसके पहले राष्ट्रवादी पार्टी के मेन लीडर अजित पवार, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ 9 आमदारों ने मंत्री पद की शपथ ली है, और आज 40 आमदार अजित पवार जी के साथ है। इसका मतलब टूटना तो छोड़ो, पूरी राष्ट्रवादी पार्टी अब बीजेपी और सेना के साथ आ गई, जिस तरह से शिवसेना आई थी। हाँ, जिस तरह मतलब जैसे एक पहला झटका दिया शिवसेना का, दूसरा झटका अभी राष्ट्रवादी का, और मैं आज ये स्टेटमेंट कर रहा हूं कि बहुत जल्द तीसरा झटका भी होने वाला है। कांग्रेस का भी यही हाल होने वाला है महाराष्ट्र में। क्या बात है, क्या बात, मतलब महाराष्ट्र में अब पोजीशन पूरी खत्म ही हो जाएगी, ऐसा ही लग रहा है। वो जो जिस तरीके से आघाड़ी बनी थी बीजेपी के साथ यूटी में चुनाव लड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाना, फिर अमित भाई के खिलाफ बोलना कि हमको 4 दीवारों के बीच अंदर हमको प्रॉमिस किया था वगैरह वगैरह, इसका नतीजा यही होने वाला था। हमेशा सच्चाई की जीत होती है, और आज यही हुआ है। जिस गलत तरीके से आघाड़ी बनी थी महाविकास आघाड़ी, आज वही टूट रही है। उनके आमदार, हर पार्टी के आमदार, शिवसेना के हो, राष्ट्रवादी के हो या अभी कांग्रेस के, ये बाहर निकलने वाले हैं, और जो नेतृत्व की, उनके नेतृत्व ने जो गलतियां की है उसकी उनको सजा मिल रही है। और जिस तरह से 2019 में देखा गया कि भाजपा 105 सीट के नंबर 1 होते हुए भी अपोजिशन में जाके बैठी, क्या इसको सर, इसको रिवेंज कहेंगे भाजपा की? रिवेंज से क्या है, देखो मैंने जैसे बताया कि जैसे शिवसेना कांग्रेस, देखो मैंने एक्चुअली अलायंस किसका होना चाहिए, शिवसेना और भाजपा का, कांग्रेस और राष्ट्रवादी का, ये तो तय है। लोगों ने उसी हिसाब से वोट दिया, और उसी हिसाब से लोगों ने वोटिंग किया था। अभी आप अगर उसको गलत कर कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना साथ में आएगी तो ये किसी को हजम होने वाली बात थी नहीं। मतलब हमने किसको वोट दिया पता नहीं, कि हमारा सत्ता किसकी बैठी पता नहीं। हमें चाहिए थी युति की सत्ता और हमें मिली आघाड़ी की सत्ता। तो ये जो लोगों का विश्वासघात हुआ है, उसका नतीजा ये है, और कुछ नहीं। और दूसरा ऐसा है कि अभी जैसे इसके लिए अपने तत्व जो है उससे हम दूर जाते हैं, तो उसका नतीजा शिवसेना में जो हुआ वो हुआ है। और आज जो लायक है, जो नेता है, जिसके पीछे आज जनता है, जिसके पीछे कार्यकर्ता है, उसको बाजू में रखकर अगर तुम अपने लड़की बेटे को ऊपर लाने की कोशिश करोगे तो उसी का परिणाम जो आज हो रहा है, जो उद्धव ठाकरे ने देखा कि आदित्य ठाकरे को आगे करके जो उनको भुगतना पड़ रहा है, वो आज शरद पवार को, सुप्रिया सुळे को आगे लाने का आज उनको भुगतना पड़ रहा है। तो सर, एक सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जो ये घटना हुई है, इसमें भाजपा को अजित पवार की जरूरत थी या अजित पवार को जो है सत्ता की जरूरत थी? क्योंकि दोनों बातें हैं इसमें। नहीं, उसमें मेन क्या है कि शिवसेना और भाजपा की सत्ता तो आज है, बिल्कुल है, उनके पास मेजोरिटी भी है, बिल्कुल है। इसका मतलब तो क्लियर है कि अजित पवार आए नहीं आए, बिल्कुल मेजोरिटी होती, सरकार चलने वाली थी 2024
के इलेक्शन तक सरकार आराम से बिल्कुल चलने वाली चलती थी। लेकिन अभी जो बीजेपी की सोच है जी वो है लोकसभा। बिल्कुल और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लोकसभा में मोदी जी को अभी 3,303 सीट का 404 सीट तक लेके जाना है। और इसीलिए अभी ये एक बीजेपी की ये रणनीति होगी जी कि जो जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं जी उनको साथ में लो। एक एनडीए जो अपना है, जी सब पार्टियों को लेकर एनडीए फॉर्म किया हुआ है, वो एनडीए को मजबूत करो और एनडीए की कम से कम 404 सीट लाना, ये बीजेपी का टारगेट है। इसलिए आज अजीत पवार आए, उनका स्वागत होगा। बिल्कुल। कल कांग्रेस का कोई गुट आता है, उनका भी स्वागत होगा। और राज्यों में भी जो बीजेपी के साथ आना चाहेगा उनका जरूर स्वागत होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य एनडीए 404 है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब लक्ष्य के ऊपर काम हो रही है। मतलब लक्ष्य के ऊपर भाजपा जो है पूरी तरह से लक्ष्य लोकसभा, टारगेट की है। अभी एक ही लक्ष्य है लोकसभा, जी। और लोकसभा में 404 सीट लाना, जी। ये एक मेन लक्ष्य है। और इसी वजह से अजीत पवार को एंट्री मिली है आने वाली लोकसभा में, उसका जरूर फायदा होगा। महाराष्ट्र में 48 सीट्स लोकसभा की है, हो अगर चमत्कार हुआ तो 48 के 48 सीट्स बीजेपी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जी को मिल सकता है। बिल्कुल सर, ये रही आपकी सीट की टारगेट रही, आपकी जो लक्ष्य है उसकी टारगेट रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाजपा जो है अपने कोटे की सीट को किस तरह बंटवारा करेगी, क्योंकि अब यहाँ पर 3 भाग होगा। 48 सीट में 3 भाग होगा और इसमें नाराजगी लोगों की नहीं बढ़ेगी। जो भाजपा के पुराने लोग हैं वो बोलेंगे कि कल के आए हुए लोगों को सीट मिल रही है और हमको जो है साइड में किया जा रहा है। तो जो नाराजगी है वो कैसे भाजपा उसको कंट्रोल करेगी उसको? नहीं, देखो क्या है जी, ये राजनीति है, बिल्कुल। और राजनीति में संख्या बहुत महत्व की है। अभी देखो चर्चा क्या हो रही थी, मंत्रिमंडल का विस्तार। हाँ, चर्चा ये थी, अब होगा तब होगा, अब होगा हाँ, तब अभी होगा, एक साल निकल गया। एकनाथ जी शिंदे जा रहे थे, दिल्ली आ रहे थे, और चर्चा हो रही थी कि अभी कल हो रही है कि परसों हो रही है, मंत्रिमंडल विस्तार होने को आया है, 2 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। लेकिन आज 9 मंत्रियों के शपथ दी गई, दिखाया तो विस्तार हो गया। और नेचुरली बीजेपी और जो सेना के आमदार है उनका कोटा चला गया। जी तो ये तो राजनीति है, जी ये संख्या एडिशन करने के लिए कुछ किसी को त्याग तो करना ही बिल्कुल, पड़ता है। इसीलिए प्रदेश कार्यकारिणी जब अभी हुई थी पूना में, और उस वक्त देवेंद्र जी ने यही कहा था कि इस अभी इलेक्शन तक कार्यकर्ताओं आप सब भूल जाओ, सिर्फ काम करो, किसी भी पद की अपेक्षा मत करो। ये क्लियर कट इंडिकेशन उन्होंने दिया है। और वही हिसाब से अभी तो मैंने जैसे कहा कि बीजेपी का लक्ष्य सिर्फ एक है, लोकसभा में महाराष्ट्र में 48 में से 48 सीट लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, और इसी का सब प्लानिंग चल रहा है। इसीलिए नाराजगी का सवाल नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि देखो, सिटिंग एमएलए हो या एमपी हो, सिटिंग सीट्स तो वो पार्टी को जाती है, फिर बचा बाकी सीट्स, उसमें जो भी है बंटवारा हो सकता है। नहीं, कैसे होगा सर? क्योंकि भाजपा जो है 48 सीट में से मेरे ख्याल से 28 सीट में चुनाव लड़ी थी, वो 28 सीट निकल जाएगा तो बचेगा कितना? 20 सीट में कैसे इन दोनों को 10-10 सीट देंगे दोनों को? नहीं, मैंने फिर से कहा आपको कि अभी जो सिटिंग एमपीज है, लोकसभा की इलेक्शन जब आएगी तो जो सिटिंग है, बीजेपी की जो सिटिंग एमपीज है, राष्ट्रवादी के जो सिटिंग एमपीज है, शिवसेना के जो सिटिंग एमपीज है, तो ये नहीं, अभी आप देखो, अभी राष्ट्रवादी के एमपीज तो कम ही है, वैसे भी उनको सीट्स बहुत कम मिले। अभी कितने शिवसेना का आमदार, शिवसेना के 15 आमदार शिवसेना के पास है, राष्ट्रवादी के एमपीज कितने हैं वो देखना पड़ेगा। तो जो सिटिंग एमपीज है उनको तो अपनी अपनी जगह तो मिलने वाली है, और उसके बाद जो बचा हुआ रहेगा उसके बारे में जिसकी ताकत जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा है उसको सीट मिलेगी। ये तो क्लियर गणित है, राजनीति का गणित है, और मुझे लगता है कि इसी तरीके से ही 48 आउट में से 48 सीट्स आ सकती है। अब रही बात सर, जो मंत्रिमंडल के विस्तार की बात हम कर रहे थे, जो 9 लोगों को मंत्री पद का शपथ दिलाया गया है, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो जेल में जाके आ चुके हैं, जैसे छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ के ऊपर ईडी कार्रवाई चल रही है। तो क्या अब ये मतलब एक कार्रवाई जो है, जो बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे, यानी पार्टी छोड़ के अगर हमारे पास आओगे तो सारे कार्रवाई बंद हो जाएंगे, क्या ये सब भी होगा? देखो क्या है, राजनीति एक बाजू है और सरकारी कार्रवाई, ये बीजेपी नहीं कार्रवाई करती है,
ईडी डिपार्टमेंट करता है या पुलिस डिपार्टमेंट लेकिन करता है। आरोप तो लगता है कि देखो, ईडी सत्ता में बीजेपी के इशारे पे करती है, बराबर है। ये आरोप लगते हैं, मैं वो क्योंकि सेंट्रल में केंद्र सरकार के इशारे पे सीबीआई और ईडी दोनों काम करते हैं। ऐसा ऐसा लोगों का कहना है, जी विरोधियों को कहना है, जी वो अपना अपना काम करते हैं। देखो, ईडी को कल उठ अगर ऐसा लगा जी कि भाई फलाना आदमी के ऊपर इंक्वायरी होना जरूरी है तो वो कार्रवाई करेगी, और अगर उनको लगा कि नहीं ये इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है तो नहीं करेगी। जी देखो, सत्तारूढ़ पार्टी जो भी है, हमेशा आरोप उनके ऊपर ऐसा ही होता है कि जो यंत्रणा है, पुलिस यंत्रणा हो, सीबीआई हो, ईडी हो, ये पूरे उनके नीचे ही काम करता है। ऐसा नहीं है। जैसा भी कल तो यहाँ लोग तो यहाँ तक भी कभी कभी बोल देते हैं कि जुडिशरी भी गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। हाँ बोलते अभी मैं तो एक पार्ट ऑफ दबाव तो रहता है, कहीं ना कहीं दबाव तो रहता है, ऐसा नहीं, माना जाता है। अभी मैं तो एक एडवोकेट हूँ, जी, जी। मुझे मैं जानता हूँ, आप सीनियर एडवोकेट हो, आपको लेकिन तो ज्यादा पता ये है। जो आरोप है जी वो गलत है। देखो, आखिर ये सब इंडिपेंडेंट काम करने वाली एजेंसीज है, उनका काम है, वो काम करते रहेंगे। आज सरकार बीजेपी की हो, कल कांग्रेस की हो, किसी और की हो, उनका काम है काम जी, करना, और वो अपना काम ठीक से करे, ये उनके पास से अपेक्षा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आरोप में कुछ दम नहीं है। अगर कल चार्जशीट, अभी देखिए चार्जशीट तो आ गई है जी छगन भुजबल जी की, उनके केस चालू हो रही है। अभी कल अगर वो गलत है तो उनको सजा होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। तो सब ऐसे लोगों को कम से कम सर मंत्रिमंडल से तो नहीं, मंत्रिमंडल तो नहीं लेना चाहिए। ये तो राजनीति की बात है। जी मैंने कहा ना कि संख्या में, जब हमको राजनीति, ये संख्या का गणित है, और संख्या के गणित में कल का दोस्त आज का दुश्मन हो सकता है, और आज का दोस्त कल का दुश्मन हो सकता है। जी। और ये मामला तो आज नहीं, कई सदियों से चल रहा है, आज की बात नहीं है। तो ये तो चलते ही रहेगा। इसके बारे में ज्यादा बोलना, ज्यादा चर्चा करना मेरे हिसाब से कोई फायदा भी नहीं है। जी जो है ये एक्सेप्ट करना, क्योंकि इसलिए तो ये राजनीति है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संख्या का गणित चलता है। तो क्या लगता है कि अभी जो अजीत पवार जी जो आए हैं यहाँ पर, तो खाली वो आए कि पार्टी के साथ में लेके आए, निशान जिससे शिवसेना का हुआ था? आज की तो तारीख में जी मैं ऐसे देख रहा हूँ जी कि पूरी राष्ट्रवादी ने शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सपोर्ट किया हुआ है, पाठिंबा दिया है, जी और पूरी राष्ट्रवादी आज मिलके सत्ता में शामिल हो गई है। भागीदार बनी। हाँ, तो अगर इसका मतलब आज अगर कोई पूछेगा कि भाई सत्ता किसकी है, तो शिवसेना, भाजपा और NCP राष्ट्रवादी की सत्ता है। अभी कल जाकर देखो, उसमें से अभी हम देख रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल भी अजीत जी के साथ, वो तो कार्याध्यक्ष है, जी उनके जो डेप्यूटी स्पीकर है कार्यकारी वो भी है, जी उनके प्रतोद है वो भी अजय दादा के साथ है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी राष्ट्रवादी बीजेपी और सेना की सरकार को में शामिल हो गई है। जी हम ऐसा बोल ही नहीं सकते कि अजित पवार एक गुट लेके बाहर निकले, ये तो पूरी राष्ट्रवादी ने सपोर्ट किया हुआ है। जी सुभाष जी, एक और सवाल यहाँ उठता है कि शरद पवार जी को जो है महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत बड़ा चाणक्य समझा जाता है, और उनके सामने जो है हर राजनीति फेल है। लेकिन आज जो उनके साथ में हुआ, कितना बड़ा सेटबैक है उनके लिए, उनके करियर के लिए, और उनके पूरे लाइफ में जिस तरह से उन्होंने अपना उतार चढ़ाव वाला करियर देखा है, एक दूसरे को दबा के अपनी सत्ता जो हासिल की है, उसके हिसाब से आज जो वो देख रहे होंगे तो अपने आप को कितना सेटबैक समझ रहे होंगे। बराबर है। इस उम्र में जी इस तरीके से झटका मिलना, देखो अभी आपने एक महीने के पहले ही राजीनामा नाट्य शरद पवार जी ने जी। किया, नाटक ही था, नाटक ही था। और राजीनामा दिया, 2 दिन सब हलचल मच गई, जी और फिर जाके प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुळे को कार्याध्यक्ष बना दिया। अभी ये सब बातें लोग भूलते नहीं है ना। जी ये आमदारों को आगे, वहां तो उस टाइम तो ऐसा लग रहा था, अरे क्या क्या, पूरा राष्ट्रवादी के हर आमदार, हर खासदार, हर कार्यकर्ता शरद पवार के साथ है। चित्र तो ऐसा ही दिख रहा था, लेकिन आज की चित्र बदल गई। और अंदर ही, और मैं उसी टाइम भी आपको बोला होगा, याद होगा आपको, तो कोई ये इसका एडवांटेज जो शरद पवार जी ने किया है राजीनामा नाट्य, इसका एडवांटेज राष्ट्रवादी के अजित पवार जी को ही मिलने वाला है, और उनकी ताकत बढ़ने वाली है। ऐसा मेरा स्टेटमेंट है। आप देखो पीछे जो आपने वीडियो बने थे उसमें, और मैंने कहा था कि इसका एडवांटेज अजित पवार को मिलने को, आज हमको दिख रहा है कि अजित पवार जी को इसका एडवांटेज मिला हुआ है। सर, अभी महाराष्ट्र में जो है ट्रिपल इंजन सरकार हो गई, पहले डबल इंजन थी, यानी शिवसेना और
बीजेपी की, अब साथ में एनसीपी भी जुड़ गई। ट्रिपल इंजन सरकार से क्या लगता है लोगों को कितना बल मिलेगा? देखो अभी हमने देखा, जी अभी एक ही साल एकनाथ शिंदे जी सीएम है, उनकी सरकार को अभी एक साल जस्ट पूरा हुआ है जी। कल परसों। 2 दिन पहले। और 2 दिन पहले में अगर हम देखने को जाते हैं तो पिछले 2.5 साल उद्धव मुख्यमंत्री जी। और 1 साल एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, जमीन तो आसमान जिस जमीन आसमान का फर्क है। जो काम 1 साल में हुआ है उसका 10% काम भी पिछले 2.5 साल में नहीं हुआ था। एक बात अलग है कि कोरोना काल था 2 साल, हाँ, उसमें चलो कोरोना काल भी सब था कुछ तो ठीक हो उसमें गया क्या था। हुआ, तो काम तो छोड़ो, भ्रष्टाचार ही ज्यादा हुआ और उसका भी अभी लेखा जोखा आज निकलने वाला है। लेकिन अभी जो अजित पवार आके मिले हैं तो उससे एडवांटेज ही मिलेगा। जो काम हो रहा है सरकार का उसको और बल मिलेगा और पावर मिलेगी। और जितनी संख्या ज्यादा जी। उतना सरकार चलाना और उतनी सरकार इफिशिएंटली चलाना, ये फायदा होता जी। है। आज हम क्यों बोल रहे हैं मोदी जी क्या 303 में खुश नहीं है क्या? बिल्कुल। 303 खासदार है, सरकार मेजोरिटी है, तो फिर 404 का क्यों? तो जितनी मेजोरिटी, जितनी ताकत बढ़ेगी, एक कठिन निर्णय लेने के वक्त जितनी ताकत ज्यादा उतना फायदा होता है। जी। अभी सामने फायदा किसका होता है, लोगों का कि पार्टी का? नेचुरली लोगों का। जी। आखिर ये जो काम हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? देश की जनता के लिए हो रहा है, राज्य की जनता के लिए हो रहा है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, कुछ जी। भी हो, ये सब किसके लिए है? जनता के लिए। जनता वोट इसीलिए देती है कि अच्छे से अच्छी सरकार बने, हमको अच्छी अच्छी सुविधा मिले, अच्छा काम हो। बाकी जनता क्या हाँ, चाहती है? obviously। और वही है, जरूर फायदा होगा। और आने अभी इलेक्शन को, विधानसभा इलेक्शन को 1 साल से ऊपर है और ये 1 साल में काफी अच्छा काम होगा और लोकसभा इलेक्शन तक और ताकत से बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी काम करेगी। तो देखा जाए कि हमने कल ही वीडियो में कहा था कि महाविकास आघाड़ी की 3 टायर थी, उसमें से एक पंचर हो गई शिवसेना की और 2 टायर अच्छे तरह से चल रही है, लेकिन आज दूसरा टायर भी पंचर हो गई। तो कुल मिला क्या कहेंगे, महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में क्या अस्तित्व बचेगा? बहुत जल्द तीसरा टायर भी पंचर होने वाला है, ये मैंने अब भी कहा है। तो इसीलिए मैं कहा ना कि गलत बेस पर, गलत मुद्दे पर जो भी चीज होती है, फिर वो जो आघाड़ी हुई थी वो गलत मुद्दे पर हुई थी, गलत बेस पर हुई थी, कपट से हुई थी। तो उसका नतीजा ये होना ही था, आज नहीं तो कल होना ही था और वही हो रहा है और वही हुआ। तो इसमें मुझे तो कुछ आश्चर्य नहीं लग रहा है। जो होना था वो हुआ और इसीलिए ये आघाड़ी तो खत्म होने वाली है। और महाराष्ट्र में अभी भी, और ये 3 पार्टी जब एक साथ आई है तो महाराष्ट्र का पूरा चित्र बदलने वाला है। और जैसे अभी आपने कहा कि ऑपोजिशन रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसी हालत होने वाली। बिल्कुल। धन्यवाद सुभाष जी। ये थे सुभाष काली जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और सीनियर एडवोकेट। तो हम इनसे चर्चा कर रहे थे जो आज महाराष्ट्र की राजनीति की जो भूकंप हुआ है, जो महाराष्ट्र की राजनीति की स्थिति बनी हुई है, और उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और हम आपको बता दूं कि कल ही मैंने वीडियो बनाया था कि महाराष्ट्र में बहुत जल्दी राजकीय भूकंप आने वाला है और अजित पवार यानी एनसीपी पार्टी टूटने वाली है और इंतजार सिर्फ यही है भाजपा के ग्रीन सिग्नल की। ये मैंने कल हेडलाइन बना के डाला था और लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा, काफी संख्या में लोगों ने देखी। और उसके नेक्स्ट डे यानी ये आज घटना हुई है। तो हमारा वीडियो का मकसद यही रहता है कि सच्चाई सामने आए, अंदर की बातें लोगों को पहले मालूम पड़े। तो आपको हमारा आज का चर्चा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और हमारा जो चैनल है अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और देश भर की खबरों के विश्लेषण के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सुभाष जी, धन्यवाद, जय हिंद।